प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी, फाउंडिंग डायरेक्टर यूपी SIFS लखनऊ, आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए कंसेप्ट नंबर 7 के साथ। आज हम आपसे चर्चा करेंगे चेन ऑफ कस्टडी। ये शब्द आपने शायद सुना हो, और यदि नहीं भी सुना है तो चेन ऑफ कस्टडी या शॉर्ट में कहें तो इसको COC बोल सकते हैं। ये न केवल वैज्ञानिक कार्यों के लिए, विशेष करके फोरेंसिक साइंस में, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में भी इसका योगदान है। मैं आपको उसके बारे में सूक्ष्म रूप से बताऊंगा कि चेन ऑफ कस्टडी किस प्रकार से वैज्ञानिक दायित्वों के लिए, विशेष करके जो हमारे फोरेंसिक एविडेंस है उसमें, और दैनिक जीवन में कैसे हमारे लिए उपयोगी होगी। तो देखिए, जब भी कभी हम कोई सामान ऑनलाइन मंगाते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उसका जो पैकेट होता है, कई बार आपने देखा होगा ये शिकायतें मिलती हैं कि उसका पैकेट फट गया, या सामान बदल दिया गया, या उसमें कोई परिवर्तन कर दिया गया। तो इस तरीके की जो शिकायतें होती हैं, ऐसी शिकायतें खास करके उन विषय वस्तुओं में और अधिक हो सकती हैं जहाँ पे उसका कोई साक्ष्य के रूप में महत्व हो। जैसे मान लीजिए किसी क्राइम सीन से आपने कुछ आर्टिफैक्ट्स या कुछ सैंपल इकट्ठे किए। मान लिया वहाँ पे कोई क्राइम करने वाला जो औजार था, जैसे मान लिया कोई चाकू हो सकता है, पिस्तौल हो सकती है, डंडा हो सकता है, या कोई और सामान वहाँ पे मिला, बर्तन है, कोई आभूषण है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी वहाँ से आपने कलेक्ट किया। अब आप उसको किस तरीके से पैकेजिंग करते हैं, किस तरीके से आप उसको लेबलिंग करते हैं, किस तरीके से उसको आप भेजते हैं, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया चेन ऑफ कस्टडी का पार्ट है। इसको सुचिता के साथ करने से आपको ये कन्फर्म करना होता है कि जो हमने सैंपल लिया था उसमें किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन या कोई परिवर्तन नहीं किया गया। फोरेंसिक साइंस में मान लिया आपने कहीं कोई सैंपल उठाया किसी क्राइम सीन से, और अगर उसकी चेन ऑफ कस्टडी प्रोटेक्टेड नहीं है, इंटैक्ट नहीं है, तो आप कितना ही अच्छा फोरेंसिक का एविडेंस कलेक्ट करिए, तब भी वो आपका उसका कोई साक्ष्य की वैल्यू नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। COC क्या है, चेन ऑफ कस्टडी क्या है, उसका थोड़ा विस्तृत रूप से हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, चेन ऑफ कस्टडी COC। तो COC है क्या? इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस टू एंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ एनी आइटम। वो आइटम टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, यानी कि जो आंखों से दिखाई दे या आंखों से ना दिखाई दे। जैसे कई बार आपने कोई डिजिटल एविडेंस इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, तो उसकी भी जो सुचिता है, जो उसकी चेन ऑफ कस्टडी है, उसको बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। कई बार सुना होगा आपने कि जो हमारा डिजिटल एविडेंस था उसमें किसी ने टेम्परिंग कर दी, किसी ने मैनिपुलेशन कर दिया, किसी ने कोई सामान जो लिया गया था सीन ऑफ क्राइम से, जो भी आर्टिफैक्ट या सैंपल लिए गए थे वो परिवर्तित हो गए। इस प्रकार की शिकायतें भी मिलती हैं। इसमें बहुत सारे करप्शन की इवेंट्स भी होते हैं। तो इससे तरह तरह से जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो दुष्प्रभावित होती है। इसलिए चेन ऑफ कस्टडी को हम समझते हैं। ठीक है। तो इसमें एक बात आई, इंटीग्रिटी ऑफ एनी आइटम। तो जो आपने सामान लिया है, जो आपने आइटम उठाया है, जो भी आपने पैकेट बनाया है, उसके अंदर जो आइटम रखे हुए हैं वो ही हैं जो आपने रखे हैं या जो लिए हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चेन ऑफ कस्टडी का इस्तेमाल करते हैं। इसका पर्पज क्या है? ये जो भी सैंपल है उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ या टेम्परिंग ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, या कोई कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए चेन ऑफ कस्टडी जरूरी है। ये जो सैंपल है या जो भी आइटम है उसकी इंटीग्रिटी और या उसकी जेन्युइननेस, उसको प्रोटेक्ट करता है। इट इज ए काइंड ऑफ लॉकिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट द डिजायर्ड थिंग्स, स्पेशली वेयर
थिंग्स चेंज हैंड्स। जब भी कोई वस्तु या कोई साक्ष्य जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तो उसमें किसके द्वारा लिया गया, किसके द्वारा दिया गया, इस सब का एक लॉग बनता है। मैं अभी उसका जो फॉर्म है वो आपको दिखाऊंगा। ये विशेष करके जो फोरेंसिक के जो हमारे लोग हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों या लेबोरेटरी में हों या लेबोरेटरी के जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हों, वो कैसे इस फॉर्म को भरेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। इसका यूज कहाँ किया जाएगा? एनीवेयर एज पर नीड। हम ये अपेक्षा करते हैं, मान लिया हमने कोई ऑनलाइन सामान मंगाया, हमने कोई पोस्टल से कोई सामान भेजा, तो वो सामान बदले ना, इस बात की बहुत बार संभावनाएं होती है। खास करके अगर कोई महंगा सामान है, जैसे कई बार कुछ ज्वेलरी के आइटम्स जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो भेजते हैं, तो उसमें टेम्पर फ्री जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, वो पूरा का पूरा एक इंटैक्ट प्रोसेस है। तो वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसका जो प्रोसेस है उसको हम चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं। फोरेंसिक साइंस में ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन है, ये लॉग बनाता है, और ये 2 स्टेज पे होता है फोरेंसिक साइंस में। एक, जब क्राइम सीन से उठा करके लेबोरेटरी तक भेजने का एक लॉग बनता है, इसे कहते हैं COC एप्लीकेशन फॉर्म या परफॉर्मा, ठीक है। और दूसरा बनता है लेबोरेटरी के अंदर। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो क्राइम में डील करते हैं, खास करके पुलिस वाले या फोरेंसिक साइंस, पुलिस के लेवल तक जब तक वो क्राइम सीन से लिया जाए और जब तक वो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा है, उसके लिए आपको एक चेन ऑफ कस्टडी का जो परफॉर्मा है वो भरना है, और लेबोरेटरी में लेबोरेटरी वालों को अलग भरना है। तो ये 2 परफॉर्मे होते हैं और ये दोनों कोर्ट में मांगे जाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई ट्रायल हो तो इन दोनों परफॉर्मों को भरवाया जाना चाहिए, मंगाना चाहिए। ये ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूएबल, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूएबल में भी, ताकि जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं चीज़ें उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन होने से उसकी स्थिति को रोकता है। अब ये मैं थोड़ा सा फोरेंसिक साइंस में, चूँकि इसका ज़्यादा यूज है और हमारा ये संस्थान भी फोरेंसिक साइंस का है और इसकी साक्ष्य की भी वैल्यू है, इसलिए इसमें COC फोरेंसिक एविडेंस में बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर थोड़ा सा और बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये सैंपल की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, उसकी इंटीग्रिटी को चेक करता है, और जब ये दोनों इंटैक्ट होंगी तभी हमारा जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, वो एडमिसिबल होगा, ग्राह्य होगा, एक्सेप्टेबल होगा कोर्ट में, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम देखें, हमारी जो कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे अधिनियम हैं, एक्ट्स हैं, उनमें कहाँ पे इसका फुटप्रिंट मिलते हैं, तो अगर हम सेक्शन 2 का सबसेक्शन E देखें, सेक्शन 2E और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भारत का जो अभी नए अधिनियम 1 जुलाई 2024 से जो अभी लागू हुए हैं नए कानून, उनकी सेक्शन 2E में है, और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन थी पहले जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसकी सेक्शन 3 के अंदर है, ठीक है। जहाँ पे एविडेंस डिफाइन है वहाँ पे इसकी चर्चा होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो 63 सेक्शन हैं, ठीक है, जो आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते थे या करते हैं, जहाँ पे हम 65B का सर्टिफिकेट लेने की बात करते थे, वहाँ पे भी हमें चेन ऑफ कस्टडी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 63 नए कानून का और 65B जो पुराना हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें हम चेन ऑफ कस्टडी की बात करते हैं। और बहुत सारे और भी ऐसे एक्ट हैं, जैसे NDPS एक्ट आप देखिए। NDPS में जो जिस भी व्यक्ति से कोई अगर ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है जो नारकोटिक नेचर की हो सकती है, ठीक है, वो कोई बीच में उसको बदल ना दे, कोई परिवर्तित ना कर दे, तो वो भी एक बहुत ही सैंक्रोसैंक्ट सैंपल होता है, उसमें भी चेन ऑफ कस्टडी प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो साथियों, ऐसी सैंपल्स जिनकी एक एविडेंसरी वैल्यू हमें प्रोटेक्ट करनी है, या कोई और ऐसा वस्तु जिसकी कोई वैल्यूएबल असेट है जो उसके प्रोटेक्ट करना ट्रांसपोर्ट के मामले में, या एक हाथ से जब दूसरे में परिवर्तित होता है, तो वहाँ पे चेन ऑफ कस्टडी बहुत महत्वपूर्ण है।
अब हम इसको चेन ऑफ कस्टडी को कैसे मेंटेन करें, ये एक देखने वाली बात है। तो हम जो पैकिंग लेते हैं वो टेम्पर फ्री होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने उसको एक बार खोला तो वो फट जाए। इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब भी आप कोई सैंपल बनाते हो तो उस पर क्राइम नंबर और जो व्यक्ति, जो भी अधिकारी जिसने उसको सीज किया है उसके सिग्नेचर होते हैं और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सिग्नेचर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो अगर वो जरा सा भी किसी ने उसमें कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, उसका जो पैकिंग है उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो वो तुरंत फट जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और तुरंत वो टेम्परिंग पकड़ जाएगी। तो ये टेम्पर फ्री पैकेजिंग मटेरियल इसमें ज़रूरी है उसको करने के लिए। दूसरा, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपने कहाँ से लिया, क्या किया, किसको हैंडओवर किया। वो एप्लीकेशन फॉर्म अभी जो COC का प्रोफॉर्मा है वो मैं बताऊंगा, वहाँ पे आपको साइन की किसको साइन करना है। ये जो 2 रेलिवेंट जजमेंट मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पे, एक है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दौलत राम। मैं बार बार आपको ये कहता हूँ, खास करके जो एकेडमिक से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो शिक्षक हों, रिसर्चर्स हों, उन लोगों को विशेष करके ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो केस लॉज होते हैं, अगर आप उनको साइट करेंगे अपने किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी रिसर्च पेपर में, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस केस में दौलत राम में क्या कहा गया कि चेन ऑफ कस्टडी को सीजर से लेकर के एनालिसिस तक मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने बताया, 2 लेवल की आपकी चेन ऑफ कस्टडी होगी, एक पुलिस के लेवल में जब तक वो पुलिस के हाथ में है, और जब वो लैब में भेज दिया गया तो COC मस्ट बी मेंटेन फ्रॉम सीजर। सीजर जिस जगह से उठाया गया है, जिस जगह से उसको पकड़ा गया है, वहाँ से लेकर के और जब तक वो एनालिसिस उसकी जिस भी लैब में एनालिसिस हुई है वहाँ तक आपको इसको मेंटेन करना है। ठीक है। अगर चेन ऑफ कस्टडी आपकी ब्रेक होती है तो आपके उस एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ये दूसरा जजमेंट भी इसी लाइन पे है। अब ये मैंने आपको बताया, ये है डॉक्यूमेंट परफॉर्मा। इस परफॉर्मे को आपको देखना है। अगर आपको आवश्यकता है कि एक जनरल परफॉर्मा है, इसमें आप अपने डिपार्टमेंट अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ इसमें वृद्धि भी कर सकते हैं कुछ कॉलम्स की, लेकिन ये कॉमन परफॉर्मा बनाया गया है जिसमें आप केस नंबर लिखेंगे, एजेंसी, डेट, एविडेंस का डिस्क्रिप्शन, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन और कंडीशंस। इसको काट देना, कट जाएगा नहीं है? अरे यार पानी, अच्छा वो ले गया, लो यही दे दो ना, काहे को कर रहे हो फिर, ये बेकार में जो है ना पता नहीं कैसे खांसी हो गई। तो अभी हम बात कर रहे थे चेन ऑफ कस्टडी के प्रोफॉर्मे की, जिसमें कलेक्शन इंफॉर्मेशन, किसने उसको कलेक्ट किया उसका नाम लिखा जाएगा, कब और किस समय कलेक्ट किया वो लिखा जाएगा, कहाँ से कलेक्ट किया उसका विवरण दिया जाएगा। फिर जब वो ट्रांसफ़र होगा तो ये उसका हैंडलिंग लॉग, किस किस के हाथ से वो गुजरा, तो उसका सीरियल नंबर, मान लिया वो पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हाथ में था, फिर वो थाने पे गया माल खाने में, फिर माल खाने से मान लिया किसी दिन उसको कोर्ट में बुलाया, मंगाया गया उस आइटम को, तो कौन लेकर गया। तो ये पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन होता है कि किन हाथ में वो गुजरा। मान लिया कहीं कोई गड़बड़ हुई तो इससे ये पता चल सकता है कि उस समय ये आइटम जो सीज था, जो चेन ऑफ कस्टडी के परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि ये किस समय किसने गड़बड़ की। तो ये पूरा का पूरा परफॉर्मा है, सीरियल नंबर है इसमें, डेट और टाइम है, कब से कब तक वो गया। मान लिया कोर्ट ने मंगाया आपसे कोई सैंपल, तो आपने आज उसको लिया, मान लिया कोर्ट मुहर्रिर गए तो उनको दिया गया, डेट है, कब उन्होंने वापस दिया, किस पर्पज के लिए मंगाया गया, और जिसने उसको हैंडओवर किया, मान लिया
माल खाने में माल खाने का एक जो मुंशी होते हैं, या अगर कोई और डिपार्टमेंट है तो जो भी जो माल खाने का कस्टोडियन है, जहाँ पे वो आपका सैंपल रखा जाता है, स्टोर है, स्टोर का इंचार्ज कह लीजिए, पुलिस की पार्लेंस में कहें तो माल खाना मुहर्रिर कह लीजिए, उसके सिग्नेचर होंगे, जिसने उसको रिसीव किया। जब ये वापस लौटाया जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, जिसने उसको वापस लौटाया उसके सिग्नेचर पहले कॉलम में होंगे और जिसने लिया उसके कॉलम में दूसरे में होंगे। ठीक है। फिर ये एग्जामिनेशन एनालिसिस, ये वाला वो पोर्शन है लॉ का जिसमें एनालिसिस में, यानी कि आप लैब में पहुंच गया तो ये दूसरा वाला परफॉर्मा होगा। उसमें आप सीरियल नंबर लिखेंगे, डेट टाइम लिखेंगे, एग्जामिनेशन किसने किया, लोकेशन कहाँ थी, पर्पज क्या था, रिजल्ट क्या रहा और किसने ये एग्जामिन किया, एनालिसिस किसने की। ठीक है। और ये फाइनल डिस्पोजिशन है, जब आप उसमें डेट और टाइम लिखेंगे, किसने उसका डिस्पोजल किया, मेथड ऑफ डिस्पोजिशन क्या है और सिग्नेचर किस ऑफिसर के हैं। तो ये दोस्तों एक प्रोफॉर्मा है और ये प्रोफॉर्मा मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाया है, अपने अनुभव के साथ और काफ़ी डिस्कशन के बाद। तो ये प्रोफॉर्मा मैं इस पूरे के पूरे जो स्लाइड्स हैं, ये जो मेरा जो रिसर्च गेट का जो प्लेटफॉर्म है, आप मेरे नाम से अगर उसको ढूंढेंगे तो जीके गोस्वामी रिसर्च गेट लिखेंगे तो आएगा और मैं इसको आज शाम को अपलोड कर दूंगा, आप उसे वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमने इस पे बात की चर्चा की कि ये फिर इसमें एक रिमार्क भी आप डाल सकते हैं, लास्ट में रिमार्क और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं और इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो आज हमने चर्चा की चेन ऑफ कस्टडी की और चेन ऑफ कस्टडी से जो भी सैंपल्स होते हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, आज हमने उसके बारे में चर्चा की। इस विषय को अभी हम लोग परसों, आपको मालूम है 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, भारत बड़े हर्षोल्लास से उसको मनाते हैं हम सभी लोग। और उस दिन भी मैं एक कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, एक विस्तृत कार्यक्रम होगा 10 बजे से, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो गया है। तो आप उसमें देखेंगे कि जो फोरेंसिक के जो नॉर्म्स हैं, जो फोरेंसिक के लॉज हैं और प्रोसीजर्स हैं, उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें, कैसे रिफॉर्म करें, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वो सीरीज वाला सेक्शन है जिसमें हम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के लेक्चर करते हैं। और ये जो आज हमने बात बताई आपको, ये हमारा कंसेप्ट वाला सीरीज़ थी। तो इसमें हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन सीरीज में बड़े लेवल पे, और वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर हम 15 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे पुनः मिलेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि हमारी देश की जो पॉलिटिकल आज़ादी थी वो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन हम मानसिक रूप से आज़ादी, वैचारिक आज़ादी, अपने ख्यालात की आज़ादी और हम अपने जो साथ के लोग हैं, अपने सहयोगी हैं, हम कैसे न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, कैसे देश को उन्नति के रास्ते पर लेके जाएं, इन्हीं चीज़ों को हम बात करेंगे आपसे परसों। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद।